हेलो गाइस, ऑप्टिक्स में क्लास 12 के लिए आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स कनकेव सरफेसेस, जिसको हम लोग मिला करके स्फेरिकल सरफेसेस कहते हैं। यानी स्फेरिकल सरफेसेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से डिराइव करेंगे। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव या कन्वेक्स, जिसको हम लोग स्फेरिकल सरफेसेस कहते हैं, तो इसके लिए हमें दो केस देखना पड़ेगा। टॉपिक हमारा होगा बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू, या बाई भी लिख सकते हो, स्फेरिकल सरफेसेस। तो बच्चों, इसमें दो केस हम लोग कंसीडर करेंगे। एक केस लेंगे जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल जो है वो कन्वेक्स होगा। क्या होगा? कन्वेक्स। और कन्वेक्स के केस में ध्यान रखना है, ये दो तरह का इमेज का फॉर्मेशन करता है। एक बनता है रियल एंड दूसरा बनता है वर्चुअल। दोनों केस देखेंगे हम लोग। और उसके बाद दूसरा सरफेस हम लोग देखेंगे कनकेव। कॉनकेव सरफेस में केवल वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये हमारे पास ऑल टुगेदर तीन केसेस देखना है। दो केस हम कन्वेक्स में देखेंगे और एक केस हम वर्चुअल में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास तीन केस है। तो अब इस तीन केस में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कन्वेक्स के लिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो टॉपिक है बच्चों आज का हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस, ये एक कन्वेक्स सरफेस दिखाया गया है। कन्वेक्स, जिसको हम लोग उत्तल पृष्ठ कहते हैं, और ये हमारा एक मीडियम है जिसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, वो कांच या क्वार्ट्ज कोई भी चीज का बन सकता है। ये एक डेंसर मीडियम है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मली हम लोग N2 या μ2 लेते हैं। तो मोर ओवर ज्यादा μ2 लेने का रिवाज है। आप चाहो तो N2 की जगह आप μ2 लिख सकते हो। और जो रियर मीडियम है, यानी एयर जिधर से रेज आता है, उसके रियर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो N1 ले सकते हो, या ज्यादातर नॉर्मली हम लोग μ1 लेते हैं, तो ये μ1 ले सकते हैं। दोनों में से कोई ले सकते हो। अब इसका इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम देखते हैं। तो रे डायग्राम देखने के लिए बच्चों करते क्या हम लोग, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने यहां लिया। ध्यान रहे, जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हो, इसकी डिस्टेंस, ये जो ऑप्टिक सेंटर है या प्रिंसिपल जो एक्सिस है, उसका जो ये पॉइंट है, जिसको हम लोग पोल भी कहते हैं, तो इस पोल से जो ये दूरी है बच्चों, इनफैक्ट ये दूरी यहां से जो लेना है, ये दूरी कुछ ऐसा हो कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कम दूरी पे आप इसको रखोगे तो आपका इमेज वर्चुअल बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हम रियल इमेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा रियल इमेज की बात हो रही है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा रियर मीडियम में है। तो यहाँ पे एक बात तो यह है कि इमेज हमारा जो होगा वो रियल इमेज होगा। यानी हम अभी बात कर रहे हैं इमेज किस पर? रियल इमेज। तो इमेज हमारा रियल होगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अभी कहां है? ये रियर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट इन रियर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, और ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चों, जब हम इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दो सेट में, और दो सेट में दोनों ट्रायंगल लेकर के एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारा एंगल्स के बारे में थोड़ा सा आपको रे डायग्राम में जानना है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे चला और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इस एंड पॉइंट पे टकराता है, और टकराने के बाद ये रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्ट होगा
तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डालेंगे। तो नॉर्मल कैसे डालेंगे? तो नॉर्मल जब भी हम डालेंगे किसी भी स्फेरिकल सरफेस में, उसके सेंटर से स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, उस लाइन को उस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया तो ये हमारा एक नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल के साथ एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बनाता है इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब जब रिफ्रैक्ट होगा, चूंकि वो रेयर से डेंस में जा रहा है, तो जब रेयर से डेंस में जाएगा तो रे जो है वो डेविएट होता है। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ऑब्लिकली, तो ये रिफ्रैक्ट होता है। तो अगर ये डेंस मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और रियर मीडियम में जाता, इसके अलावे इससे भी रियर मीडियम में जाता तो नॉर्मल से अवे जाता, स्ट्रेट नहीं जाता। क्योंकि डेंस मीडियम में जा रहा है तो ये जो रे है ये बेंड हो गया आपको नॉर्मल की तरफ, और इस रे को हमने आगे बढ़ाया और प्रिंसिपल एक्सिस में वो यहाँ पे पॉइंट पे कट करता है और यहाँ पे उसका इमेज बनता है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनता है। ये रे डायग्राम से आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको एंगल का फॉर्मेशन करना है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा एंगल अल्फा ले लो, इमेज के साथ जो एंगल है वो बीटा ले लो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल है वो गामा ले लो। ये तीन एंगल आप फिक्स कर दो, अल्फा, बीटा एंड गामा। उसके बाद ये इंसिडेंट जो रे है ये एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये सारे एंगल का फॉर्मेशन और सारे रेज का रे डायग्राम से आपको इसकी जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब हम लोग इसकी रिलेशन को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दो सेट ट्रायंगल का लेना पड़ेगा। तो एक सेट जो आपको ट्रायंगल का लेना है उसमें ध्यान ये रखना है कि एक सेट में हमें ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ट्रायंगल का ये 2 पॉइंट मस्ट है। और दूसरे सेट में ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, आप इमेज लेंगे, यानी एक बार ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ और दूसरी बार हम लोग लेंगे इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने दिया, इस बात को आपको याद रखना है। तो अब हम इन ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ट्रायंगल लेंगे। तो बच्चों आप इस ट्रायंगल को अगर आप लेना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपका ट्रायंगल तो यही होगा, ये ट्रायंगल बनेगा आपका ऑब्जेक्ट के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका एक ट्रायंगल बना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ONC। आप इस ट्रायंगल को अगर देखोगे, ये जो डॉटेड लाइन है आपका बच्चों, ये डॉटेड लाइन आपका, ये डॉटेड लाइन आप देखो यहां से आ रहा है इस तरह से। अब इस ट्रायंगल का ये साइड बिल्कुल यहां से सीधा ये ट्रायंगल का साइड बन जाता है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल आई, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप इस तरह से डिजाइन करके देख सकते हो। ये आपको आई हो गया है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज गामा। तो ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में बाइस कोण कहते हैं, ये अंत अभिमुख कोण यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ हम आई बराबर लिख सकते हैं कितना, अल्फा प्लस गामा। तो ये अल्फा प्लस गामा हो गया, इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। अब दूसरे सेट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने कहा कि दूसरा सेट जो आप ट्रायंगल का लोगे उसमें ऑब्जेक्ट आप नहीं लेना, इमेज लेना है आपको, इमेज यानी आई लेना है। और ध्यान रहे कि आई के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट सी आ जाना चाहिए। तो ये ट्रायंगल आप सी के साथ जो आप बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो आपका ट्रायंगल बच्चों ये बनेगा, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, जो ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखेंगे गौर से, इस ट्रायंगल में हमारा क्या है, आई
CN या INC, जो लिखो INC। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल आपको R है, दिस एंगल इज R, दिस एंगल इज R, ये R है, ये R है, और ये गामा है, और ये बीटा है, दिस इज बीटा। तो अब गौर से देखो, ये जो एंगल गामा है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। कुछ इस तरह से अगर हम देखें तो ये एंगल हमारा R है, ये बीटा है, और ये साइड आगे इनहांस करा है, ये हमारा गामा है। तो ये जो गामा है ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी गामा इक्वल टू हो जाएगा R प्लस बीटा, गामा इक्वल टू हो जाएगा R प्लस बीटा। हमें R चाहिए, तो यानी गामा माइनस बीटा, बीटा को इधर कर दिया तो गामा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा R, इधर रखो इधर रखो, ये दूसरा सेट आ गया। ये दो सेट से हमें क्या निकालना है, तो दो सेट से बच्चों हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन निकालना है। सो हमने यहां से निकाल दिया। अब सीधे हम लोग चलेंगे स्नेल्स लॉ में, तो लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के लॉ से। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल, ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम से रे जा रहा है, तो सेकेंड मीडियम हमारा यहाँ पे ये हो गया, फर्स्ट मीडियम ये हो गया, और सेकेंड मीडियम जो रे जा रहा इधर हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको फर्स्ट मीडियम में है अपॉन साइन R, ये सेकेंड मीडियम में, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, ये हो गया सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, चाहे तो आप n2 भी लिख सकते हो, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ये हो गया। और दूसरी बात, अब यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना बच्चों, ये सरफेस हमने इनलार्ज कराया यहाँ पे फिगर्स को, रे डायग्राम को प्रॉपर वे में समझने के लिए। इनफैक्ट ये जो सारा कैलकुलेशन, ये सारा जो एजम्पशन है, ये छोटे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए होता है, बटन साइज का होता है, बहुत छोटा होता है। तो जब ये छोटे सरफेस के लिए होगा, ये जो एंगल I और R, ये एंगल बहुत छोटा होगा, और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन एंगल बराबर एंगल हो जाता है, यानी यहाँ पे I हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ μ2 अपॉन μ1। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा I μ1 और इक्वल टू हो जाएगा R μ2, ये रिलेशन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और हमारा रिलेशन जो है जिसको हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो हम लोग लेके आते हैं। इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये हो गया I μ1 और इक्वल टू R μ2। ओके, अब यहाँ I μ1, I का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया था बच्चों, I का वैल्यू हम लोग लिया था अल्फा प्लस गामा, I का वैल्यू लिया था हम लोगों ने अल्फा प्लस गामा। तो ये हो गया अल्फा प्लस गामा, और ये हो गया आपको μ1, ठीक है। उसके बाद R का वैल्यू निकाला था हम लोग, R का वैल्यू निकाला था बच्चों, तो R का वैल्यू हम लोग निकाला था यहीं से। तो यहाँ हमने कहा था कि जो गामा है, ये गामा किसके बराबर है, R प्लस बीटा के बराबर है, R प्लस बीटा। तो R बराबर क्या हो गया था, गामा प्लस गामा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा R का वैल्यू हो गया आपको गामा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा μ2। R का वैल्यू हमने बैठा दिया यहाँ से गामा माइनस बीटा। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, एंगल बहुत छोटा है, जब एंगल बहुत छोटा होता है साइन ऑफ द एंगल इक्वल टू एंगल होता है, एंड टेन ऑफ द एंगल भी एंगल होता है, लेकिन कॉस ऑफ द एंगल, एंगल बहुत छोटा होने से उसको 1 लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अल्फा बीटा
गामा, ये सारे एंगल्स बहुत छोटे छोटे एंगल है। तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो फॉर कन्वीनियंस, सुविधा हेतु हम लोग डेरिवेशन के लिए इसमें tan का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ tan अल्फा कर दिया, tan अल्फा और प्लस यहाँ पे हमने tan लगा दिया tan गामा, और ये मल्टीप्लाई है आपको म्यू1 से। इसी तरह से यहाँ पे हमने tan लगा दिया tan गामा माइनस tan बीटा इक्वल टू म्यू2। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे देखते हुए रखते हैं। tan अल्फा, देखो ये अल्फा एंगल है, यहां से आप tan की बात करें, अगर आप tan की बात करेंगे यहां से लेके ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल में tan, तो यहाँ पे tan अगर लेंगे तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा NP अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ पे OP। तो ये जो OP है ना बच्चों, यहां से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस में ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे M कंसीडर करा है, दिस M पॉइंट, तो O और P में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है, बहुत एक दूसरे के वेसिनिटी में होता है। तो हम लोग नॉर्मली P और M एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसिडेंट पॉइंट होता है लगभग, इसलिए P नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पे इसको M का वैल्यू लेना ज्यादा कंसीडर करेंगे। तो यह NP अपॉन, ध्यान देना है NP अपॉन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेस के लिए यहाँ OM लिखेंगे, OP लिखेंगे। तो ये हम लिख दिया हमने OP। चलो प्लस यहाँ tan गामा, अब देखो यहाँ पे tan गामा, यहाँ पे आपका ये आपका गामा है बच्चों, ये आपका यहाँ पे ये गामा है, दिस इज गामा। tan इसका गामा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो वही NP हो जाएगा अपॉन बेस हो जाएगा बच्चों PC, बेस हो जाएगा PC, और ये हो गया आपको म्यू1। इसी तरह से tan गामा ले चुके हैं यहाँ पे, tan गामा जैसे यहाँ पे लिया हमने NP अपॉन PC माइनस tan बीटा, तो यहाँ पे NP तो होगा ही, ये आपका एंगल है बीटा, ये एंगल है आपका बीटा, दिस इज एंगल बीटा। अब इस ट्रायंगल में आपको tan बीटा लेना है, तो tan बीटा अगर लेंगे तो परपेंडिकुलर तो वही हो जाएगा उसका NP, और उसके बाद हो जाएगा आपको बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो जाएगा PI या IP, जो लिखो PI, और यहां पे हो गया आपको म्यू2। देखो ऊपर में हर एक का NP हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो NP सबका अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन OP। तो OP को हम M के बहुत वेसिनिटी में मानते हैं, तो इसको OM कह देते हैं, ये OM हो गया, माइनस प्लस यहाँ पे NP हट गया, सबका NP हट गया, दोनों तरफ से कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन PC, P को हम M के कोइंसिडेंट मानते हैं, तो यहाँ हम लोग MC लिख देते हैं, और यहाँ हो गया म्यू1, NP कैंसिल आउट है PC, P को हम M के वेसिनिटी मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे MC माइनस ये NP आउट है PI, यानी इसको MI लिखते हैं हम लोग। तो ये सारे वैल्यूज को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब यहाँ पे इनके एक्चुअल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। OM, O क्या है, ऑब्जेक्ट, M जो है ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस और प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको हम पोल की तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे OM यानी ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो सामने ही होता है रिफ्रैक्टिंग यानी इंसिडेंट साइड में होता है, जिसको नेगेटिव साइड कहते हैं। तो ये U है, तो इसको हम लोग वैल्यू रखेंगे तो साइन स्कीम के साथ तो लिखेंगे -U प्लस 1 अपॉन MC। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे पोल से इसकी जो डिस्टेंस होता है, इनफैक्ट इस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको R से डिनोट करते हैं, और रिफ्रैक्टिंग साइड या इसको बैक साइड कहते हैं, जिसका डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो इसको हम पॉजिटिव R लेंगे यहाँ पे, और यहाँ हो गया म्यू1। इसी तरह से 1 अपॉन MC वही हो गया आपको, और जिसको हम R कहते हैं, और यहाँ पे MI, देखो यहाँ से यहाँ तक
ये जो है इमेज डिस्टेंस जिसको हम v कहते हैं, और चूंकि बैक साइड है बच्चों तो ये पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे v आएगा, नेगेटिव नहीं देंगे। यहाँ हो गया आपको μ2। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। आप इसको पॉज करके आराम से लिखो। चलो अब इसको थोड़ा हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर देते, तो μ1 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस μ1 अपॉन, ये माइनस यहाँ है, μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन r, μ1 अपॉन r, इधर की तरफ μ2 अपॉन r, μ2 अपॉन r, और ये माइनस μ2 अपॉन v, माइनस μ2 अपॉन v। r वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो अब r वाले टर्म को एक तरफ करेंगे तो ये μ2 अपॉन v को उठा के इधर लेके आते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन v, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा μ2 अपॉन v, और पहले से यहाँ पे है μ1 अपॉन u। अब ये μ2 अपॉन r इस साइड में पहले से है, इसको हम इधर लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है और दूसरी साइड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा μ1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन v, और माइनस ये हो गया μ1 अपॉन u, और इधर हो जाएगा दोनों का एलसीएम r हो जाएगा, तो r हमने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इसे हमें इस्टेब्लिश करना था रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ आपको कन्वेक्स, और उसके लिए हमने रियल इमेज का लिए बनाया। इसी तरह से इसका एक और केस आएगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट केस, सेकेंड केस है बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस के लिए। अभी हम लोग सेकेंड केस में इसको इमेजनरी या वर्चुअल इमेज बनाएंगे, यानी इस केस में अभी हमारा कन्वेक्स सरफेस का जो इमेज होगा वो इमेज वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा, और इमेज वर्चुअल होगा, और ऑब्जेक्ट को अभी भी हम लोग रेयर मीडियम में रख रहे हैं। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर का μ2। अब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इस तरह से रखना, आपको कंसेप्चुअली आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखना है कि पोल से इसकी जो दूरी है ये इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर की जो दूरी है उससे कम होना चाहिए, तब जाके ये इमेज वर्चुअल बनेगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो रियल बनेगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो रे डायग्राम से ऑब्जेक्ट से ये रे चला, रे चलने के बाद पॉइंट ए को टकराएगा, टकराने के बाद वो डेंस मीडियम में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कहाँ से लेते हैं? जनरली स्फेरिकल सरफेस से जो सेंटर से जो हम लोग डिस्टेंस सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनके सरफेस पर या पेरीफेरी पर हमेशा वो नॉर्मल होता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ ये एंगल जो बनता है दिस एंगल, ये एंगल नॉर्मल के साथ बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये रे डेंस मीडियम में जाएगा, तो डेंस मीडियम जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। दो होता है, अगर रियर में जाता तो नॉर्मल से अवे जाता, नॉर्मल से दूर जाता, और अगर डेंस मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। थोड़ा इधर की तरफ वो बेंड हो गया। अब इतना भी बहुत ज्यादा बेंड नहीं हो पा रहा है कि आगे यहाँ कट करेगा, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, पीछे की तरफ एनहेंस करा और ये प्रिंसिपल एक्सिस को आई पे कट किया। इसका मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस आई पर इसका। उसके बाद हम लोग एंगल्स कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑलवेज अल्फा, इमेज का बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा। ये तीन एंगल आपको फिक्स कर लेना है, अल्फा, बीटा, गामा। अब हमें इसके लिए दो सेट ट्रायंगल का लेना है, दो सेट। एक सेट में याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, और दूसरे सेट ट्रायंगल में इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। बस इस बात का याद रख करके आप अगर कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लिया है तो आपके एग्जाम में आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि इसमें से कौन ट्रायंगल लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन ट्रायंगल लेना है, और दो सेट ट्रायंगल का लेने का मकसद है केवल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू निकालना। ये भी ध्यान देना है। तो हमें
सबसे पहले जो ट्रायंगल लेना है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लेंगे ही, ये दो फिक्स है, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो ट्रायंगल बनेगा यही बन पाएगा, यानी तीसरा पॉइंट हम यहाँ क्या लेंगे, ए लेंगे। अब इस ट्रायंगल पर चलते हैं हम लोग, ओ सी ए। ओ सी ए में अगर आप गौर करो बच्चों, ये ओ ए सी, ये ट्रायंगल की अगर बात करें, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, यानी इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बेस कौन है, दिस विल बी इक्वल टू अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। तो आई इक्वल टू यहां हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लेना बच्चों, दूसरा ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल अब इमेज लेना है और सी तो लेना ही लेना है। अब देखो इमेज लिया हमने, सी लिया, इमेज आई और सी को लेकर के ट्रायंगल कौन सा बनेगा, वही ए के साथ बनेगा, यानी ट्रायंगल क्या लेंगे, आई सी ए, या आई, चलो आई लिख चुके, आई सी लिख चुके, आई सी ए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आई सी ए, यानी आपने बच्चों ये ट्रायंगल की बात करा, ये ट्रायंगल की बात, और ये रे पीछे हमने इनहांस करा है। इस ट्रायंगल में दिस एंगल यानी आर जो है, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस बीटा और गामा एंगल के लिए, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा। तो आर इक्वल टू यहां हो गया बच्चों, आर इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा। हमें आई और आर निकालना था। अब सीधे चलते हम लोग स्नेल्स लॉ में, लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रे जा रहा है सेकेंड मीडियम, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी μ2 अपॉन μ1। चूंकि बच्चों एंगल बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग यहाँ साइन आई को आई, साइन आर को आर लिखते हैं। तो यहाँ आई हो जाएगा अपॉन यहाँ पे आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आई μ1 इक्वल टू हो जाएगा आर μ2, आर μ2। दूसरी बात, यहाँ पे आई और आर का वैल्यू बैठा, तो आई का वैल्यू क्या बच्चों, अल्फा प्लस गामा इनटू μ1, और आर का वैल्यू है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा और μ2। एंगल बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसमें 10 अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 अल्फा प्लस 10 गामा, और बाहर में यहाँ μ1 मल्टीप्लाई है, 10 बीटा प्लस 10 गामा, और ये μ2 है। अब इन एंगल्स का जो 10 फंक्शन है, इसका वैल्यू बैठाते हैं। 10 अल्फा, देखो 10 अल्फा की जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंसीडर करना होगा इस तरह से, ये राइट एंगल ट्रायंगल अल्फा के लिए है। तो अब यहाँ 10 अल्फा अगर लिखेंगे बच्चों, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा an अपॉन बेस हो जाएगा ON, यानी 10 अल्फा हो गया an अपॉन ON। उसके बाद है प्लस 10 गामा, 10 गामा, देखो ये है 10, यहाँ पे इस ट्रायंगल को अगर लेंगे बच्चों, इस ट्रायंगल में इस 10 इस गामा का अगर 10 लेते हैं, तो ये 10 का वैल्यू परपेंडिकुलर यानी 1 सेकेंड an और बटे बेस यानी nc, तो ये हो जाएगा an अपॉन nc या cn, और ये मल्टीप्लाई है μ1 से। इधर की तरफ 10 बीटा, देखो 10 बीटा ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को आप गौर से देखो, आप ऐसे लेके चलते हो, ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल बीटा के साथ बनता है।
तो अब इसका अगर हम टेन लेते हैं तो टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा an, अब बटे बेस क्या हो जाएगा in। तो ये हो गया आपको an अपॉन in। उसके बाद माइनस प्लस है, प्लस टेन गामा। टेन गामा ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, टेन गामा यहां से, टेन गामा परपेंडिकुलर यानी an अपॉन nc या cn, और ये मल्टीप्लाई है μ2 से। थोड़ा सा काम आगे बढ़ाते हैं। एक चीज यहां देखो बच्चों, एक चीज आपको कॉमन नजर आ रहा है, ऊपर में हर एक का न्यूमरेटर an दोनों तरफ n कॉमन आउट करके हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो अब कैंसिल कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे 1 अपॉन ON प्लस और ये 1 अपॉन CN। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो n है और ये जो p है पोल, ये दोनों एक दूसरे के वैसिनिटी में है, यानी n को हम इक्विवेलेंट टू p मान सकते हैं। तो बेहतर होगा कि n को हम लोग यहाँ पे n को हटा देते हैं और n की जगह हम लोग क्या लिखते हैं p लिखते हैं। तो यहाँ पे an कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन ON, n को हटा के हमने उसके बदले में p रखा, क्योंकि कहा जाता है कि ये n ये वेरी वेरी नियर टू p है, p के बहुत आजू बाजू होता है, इसलिए लेते हैं कि सारे डिस्टेंसेस हमें p से लेना होता है, पोल से लेना होता है, इसलिए हमने सुविधा है तो यहाँ पे n को हटा के यहाँ पे p कर दिया, प्लस यहाँ भी cn है तो इसको हम cp करेंगे, और यहाँ पे μ1। उसके बाद यहाँ पे an हट चुका है, n को हटा के हमने p करना है, तो हमने यहाँ पे p करा और प्लस 1 अपॉन cn यानी यहाँ पे cp करा, ये μ2 है। अब इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, आगे का काम बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हो। OP देखो, O क्या ऑब्जेक्ट है, P क्या पोल है, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ये नेगेटिव साइड है, इधर का सारा डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं हम लोग, यानी ये इंसिडेंट साइड या इधर से जो रे आता है वो आपको नेगेटिव डिस्टेंसेस होगा, और बैक साइड जिधर रिफ्लेक्ट होता है उधर के जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ON को हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस u प्लस 1 अपॉन CP, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डिस्टेंस होता है, ये R पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा μ1। 1 अपॉन IP ऑब्जेक्ट, ये I बोले तो इमेज भी आपको इधर ही बन रहा है, यानी इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी लिखते हैं और फ्रंट में इसलिए माइनस भी हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन CP यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया μ2। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों μ1 अपॉन माइनस है μ1 अपॉन u, और प्लस ये हो जाएगा μ1 अपॉन r, और यहाँ हो गया μ2 अपॉन v, और प्लस ये हो जाएगा μ2 अपॉन r। अब r वाले टर्म एक तरफ करते हैं, u v को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये v जो टर्म है हमारा माइनस μ2 अपॉन v, उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे μ2 अपॉन v, और यहाँ पहले से है μ1 अपॉन u। उसके बाद इक्वल टू, इसको इधर लेके आते हैं, देखो यहाँ μ2 अपॉन r ऑलरेडी पहले से है और इसको उधर लेके गए, ये प्लस से उधर आप लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ये हो जाएगा आपको μ1 अपॉन r। अब थोड़ा सा ये r दोनों में सेम है तो हम लोग लिखते हैं μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन r, μ1 अपॉन u, और इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हो गया। तो ये कन्वेक्स सरफेस में हमने एक रियल लिया और एक इमेजिनरी लिया, और दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट हमारा रियर मीडियम में है। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो जाए तब फिर क्या स्थिति होता है उसको देखते हैं।
तो अगला जो इसमें आने वाला हमारा आ रहा है वो हमारा है कन्वेक्स सरफेस के लिए ही, लेकिन बट इमेज कहाँ रहेगा, वो इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमें रखना है डेंस मीडियम में। अब तक ऑब्जेक्ट हमारा रियल मीडियम में है, अब ऑब्जेक्ट को डेंस मीडियम में रख के देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों कन्वेक्स सरफेस के लिए एक और केस देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो। ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रखा है और ये इतनी दूरी पे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा डिस्टेंस पे हो पोल से, तो इस समय इसका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। अगर इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच कम दूरी पर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम दूरी पे अगर आप रखते तो इससे भी इमेज आपको वर्चुअल बनता। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये इसका जो इमेज है वो रियल बनता है। रे डायग्राम देख लेते हैं। रे डायग्राम में एक रे चलता है आपको कहां से, एक रे चलता है ये आपको ऑब्जेक्ट से और ये रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे हमें नॉर्मल डालना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन से इसको नॉर्मल कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल डाला हमने, नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल के बाद रिफ्रैक्शन जो होगा वो नॉर्मल से अवे जाएगा क्योंकि वो डेंस से रियर में जा रहा है। तो नॉर्मल से अवे का मतलब इधर की तरफ बेंड हो रहा है और ये रे बेंड होकर के यहाँ पे आके वो मिलता है। ठीक है, ये उसका कहानी है और जहां मिलता है वहां पे उसका इमेज बनेगा। दिस इज इमेज एंड दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट आपका पोल है। अब एंगल की बात करते हैं बच्चों। तो मैंने पहले ही कहा कि ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। अल्फा और इमेज के साथ बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। अब रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सारे एंगल को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। अब हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं बच्चों। दो ट्रायंगल आपको इस तरह से लेना, एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो और दूसरे ट्रायंगल में इमेज एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रायंगल चुनने की नौबत जो आएगी वो कंफ्यूज नहीं करेगा, आप आराम से कर सकते हो। तो पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ यानी OC। OC के साथ अब ट्रायंगल ऑब्वियसली ए बनाएगा। OCA यानी यहाँ पे ए हो गया। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो बच्चों, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये साइड इस तरह से, ये ट्रायंगल बना आपका, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। गामा बेस कोण है और ये बराबर होगा अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी गामा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई। तो ये गामा हो गया आपको अल्फा प्लस आई। हमें आई चाहिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ये अल्फा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। एक सेट हम यहाँ पे रख देंगे। अब दूसरा ट्रायंगल लेना है बच्चों जिसमें हमें इमेज लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लेना ही है। आईसी आप आंख बंद करके ले लो। आपने आईसी ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल आप कहां से बनाओगे? ऑब्वियसली ये से ही बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यानी एक ट्रायंगल आपका ये बनने जा रहा है, इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा ICA। इस ट्रायंगल में अब ध्यान दो, इस साइड को आप आगे बढ़ाते हो तो ये साइड जो एंगल बनाता है R बनाता है। तो ये एंगल R जो है इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल होता है।
और ये होता है अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी R इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो ये R इक्वल टू हो जाएगा, हाँ ट्रायंगल हमने ए पूरा कर दिया, ये हो गया R इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, ये हो गया हमारा सेकंड रिलेशन। अब सीधे हम चलेंगे स्नेल्स लॉ में, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में चले गए। स्नेल्स लॉ में जाने के बाद अब हमें स्नेल साहब ने बताया है कि साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों साइन का जो रेशियो है ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। देखो रे इधर से जा रहा है बच्चों, दिस इज फर्स्ट मीडियम, और रियर में जा रहा है तो ये सेकंड मीडियम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, या ध्यान रखना बच्चों, गलती से μ2 मत करना, ये μ1 अपॉन फर्स्ट मीडियम यानी μ2। और चूंकि एंगल बहुत छोटा है, हम साइन आई को आई लिख सकते हैं और इसको आर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन μ2। अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आई μ2 इक्वल टू हो जाएगा आर μ1। तो ये हो गया आपको एक रिलेशन। अब यहां से हम आई और आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई बराबर कितना होता है गामा माइनस अल्फा, तो ये हो गया गामा माइनस अल्फा इंटू μ2, और आर का वैल्यू बच्चों हो जाता है बीटा प्लस गामा, तो ये हो गया बीटा प्लस गामा, और उधर है आपको μ1। अब इसको थोड़ा सा 10 के फॉर्मेट में रखते हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो 10 ऑफ द एंगल इक्वल टू एंगल होता है, यानी गामा को हम 10 गामा कह सकते हैं, ये मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से होता है। ये 10 अल्फा कह सकते हैं, और ये हो गया आपको μ2, इधर हम इसको लिखेंगे 10 बीटा प्लस 10 गामा, और ये जाएगा μ1। चलो चाहो तो आप इसको यहाँ पे वैल्यू उसको बैठा सकते हो, नहीं तो हम इधर ले आते हैं, आप इसको पॉज करके आराम से लिखो। तो ये हो गया आपको 10 गामा। देखो अब यहाँ 10 गामा आपको क्या करना है बच्चों, 10 गामा, देखो 10 गामा, देखो यहाँ पे हमको राइट एंगल ट्रायंगल चूज करना है, राइट एंगल ट्रायंगल चूज करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल चूज करने के लिए गामा के साथ 10 बनाने के लिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल गामा के साथ बनता है। तो इस एंगल का अगर 10 लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी an अपॉन cn हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 गामा के लिए, 10 गामा के लिए लिखेंगे an अपॉन cn, उसके बाद प्लस माइनस है 10 अल्फा, 10 अल्फा। देखो यहां से ये आपको 10 अल्फा, ये आपको 10 अल्फा बताता है, दिस ट्रायंगल इज 10 अल्फा, दिस ट्रायंगल में 10 अल्फा हम निकालेंगे, इस ट्रायंगल में 10 अल्फा लेंगे तो 10 बराबर परपेंडिकुलर यानी an अपॉन ON, तो ये हो गया आपको an अपॉन ON, an अपॉन ON, और बाहर में मल्टीप्लाई है μ2। इधर 10 बीटा, 10 बीटा, अब ये ट्रायंगल आपका है, ये ट्रायंगल दिस ट्रायंगल 10 बीटा, तो 10 बीटा क्या हो जाएगा, 10 बीटा परपेंडिकुलर यानी an अपॉन in प्लस 10 गामा, 10 गामा फिर आ गया, 10 बीटा तो हमने ले लिया इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब 10 गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस an अपॉन cn, और बाहर में है μ1। अब
अब इन सब में आप देखो बच्चों, गौर करो, इन सब में एक टर्म कॉमन है, ए एन। तो हमने ए एन सब दोनों तरफ से कॉमन आउट करके हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ शुद्ध बच गया 1 और सी एन। देखो अब यहाँ ये देखना है कि ये जो एन है और ये पोल है, ये एक दूसरे के बहुत वैसिनिटी में है, और सारे डिस्टेंसेस हम पोल से लेते हैं। क्यों ना इस एन को likely to be हम p के बराबर मान लेते हैं। जहां जहां n है उसको हम p कंसीडर करते हैं। सी एन है तो इसको हम cp लेंगे। उसके बाद an हट चुका है, on है तो यहाँ op लेंगे। n को हम यहाँ p कंसीडर करते हैं, उसके बहुत वैसिनिटी में, बहुत करीब में होता है। तो 1/in है यानी ip, और प्लस 1/cn है यानी cp, और ये म्यूटन। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। तो 1/cp, देखो cp, c क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, p क्या है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूंकि वो इस साइड में, जिधर से रे आ रहा है उस साइड में, इसको हम लोग इंसिडेंट साइड कहते हैं। इंसिडेंट साइड का सारा जो डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ हम यहाँ -r लेंगे बच्चों। 1/op, o क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली वो उसी से, वहीं से रे आता है, यानी इंसिडेंट साइड में ही होता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो दूरी है नेगेटिव ही होता है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u लिखते हैं, तो इसको हम लोग -u कहेंगे। और यहाँ पे हो गया μ2। 1/ip, i इमेज है, इमेज आपका इधर बनता है, यानी रिफ्रैक्टिंग साइड या बैक साइड में बनता है। इधर का डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, इमेज की डिस्टेंस पोल से v लेते हैं, और चूंकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव भी होगा। प्लस 1/cp यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से p यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज -r, और ये हो गया आपको μ1। अब थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन मांगता है, μ2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -μ2/r, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ2/u, इधर हो जाएगा μ1/v, और ये माइनस हो जाएगा μ1/r। अब हमें r को एक साइड कर देना है, अब इसको इधर लेके आना है, इसको इधर लेके आएंगे और r को एक साइड करेंगे। तो r को एक साइड करते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस r को उठा के इधर लेके आ जाते हैं। इस r वाले टर्म को इधर लेके आएंगे बच्चों, तो माइनस से इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस बोले तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ1/r, और पहले से यहाँ ऑलरेडी है -μ2/r। अब इसको उधर लेके आते हैं, यहाँ पहले से आपको मिल जाएगा μ1/v, और ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा μ2/u। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस टर्म को पहले लिख देते हैं हम लोग। यहाँ लिख दिया हमने μ1/v, और माइनस ये कर दिया हमने μ2/u, और इधर की तरफ हो जाएगा, ये r दोनों का हमने कॉमन आउट करा या एलसीएम कह सकते हो, तो ये हो जाएगा μ1 - μ2। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन मिला। इस रिलेशन में एक चीज हमें नजर आ रहा है बच्चों, एक चीज क्या नजर आ रहा है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। एक चीज ये नजर आ रहा है, हमने कन्वेक्स सरफेसेस के लिए, ये हमारा तीसरा केस है। पहले दो केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, रियर मीडियम में था। जब रियर मीडियम में था तो हमारा रिलेशन उन दोनों केस में आया था μ2/v माइनस ये आया μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। जब ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम में था, दोनों ही केस में, यानी रियल एंड वर्चुअल दोनों केस में ये रिलेशन आया था। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, अब ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम में है। तो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, देखो इस रिलेशन में क्या हुआ, सारा चीज एज इट इज है, सिर्फ μ1 और μ2 जो है अपना चेंज को, अपने प्लेस को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर लिया है। यानी μ2 है तो यहाँ हमने μ1 कर दिया, बाकी सब सेम है, साइन भी, u भी, r सब सेम है।
और μ1 यहाँ पे μ2 हो गया अपॉन u, और यहाँ भी इंटरचेंज किया तो μ1 माइनस μ2 अपॉन r। देखो ये आपका रिलेशन आ गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 केसेस हमने करा कन्वेक्स सरफेस के लिए। अब एक केस रह जाता है हमारा कनकेव सरफेस के लिए। चूंकि कनकेव सरफेस के लिए जितने भी इमेजेस बनेंगे वो सब के सब वर्चुअल बनता है, तो इसलिए एक केस होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्लास 12 के ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में हमने आपको अभी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के बारे में 3 केसेस को बताया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पहले आप मैं बता दूं आपको बच्चों कि कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जितने भी इमेजेस बनेंगे वो वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा। लेकिन कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमने 2 तरह का देखा, उसमें रियल भी बनता है और वर्चुअली बनता है। इसमें सिर्फ इमेजिनरी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो चाहे वो ऑब्जेक्ट आपको रेयर मीडियम में रखो, चाहे वो डेंसर मीडियम में रखो, हर हाल में ये वर्चुअल बनेगा। तो चलो इस केस में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ये कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ऑब्जेक्ट को हमने इसके डेंसर मीडियम में रखा। आप रियर में भी रख सकते हो, हर हाल में इसका वर्चुअल ही बनना है। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे डेंसर मीडियम में, और यहाँ से रे डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। तो डेंसर मीडियम में रखा तो यहाँ से रे चला और चलने के बाद वो यहाँ आके टकराया। अब यहाँ रिफ्रैक्ट होगा तो हमें यहाँ नॉर्मल डालना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए हमें क्या करना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट तक, दैट विल बी द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। यहाँ पॉइंट पर ये अविलंब कहलाएगा। अब जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो नॉर्मल से अवे दूर जाता है, चूंकि डेंस से रियर में जा रहा है, तो इसलिए वो इधर की तरफ बेंड हो गया। अब ये आगे प्रिंसिपल एक्सिस को कटना नहीं है, जब तक रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, इमेज नहीं बनेगा, वो तो कभी नहीं कटना, आगे बढ़ जाना है। इसलिए हमने उसको पीछे इनहांस करा, और इनहांस करा तो ये वैल्यू आ करके यहाँ पे कट करता है। चूंकि डॉटेड लाइन से बनाया गया है ये इमेज, इसलिए ये वर्चुअल है। अब इतना करने के बाद अब हमें एंगल्स को बनाना है। तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा और इमेज के लिए बीटा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए गामा। बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो जानते ही हो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार ट्रायंगल में आप ऑब्जेक्ट लो और सेंटर ऑफ कर्वेचर लो। तीसरा पॉइंट क्या लेना है आपको बता देगा। दूसरे ट्रायंगल में आप इमेज लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर लो, तीसरा पॉइंट बता देगा ट्रायंगल का। तो हमें बारी बारी से 2 ट्रायंगल लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली ये आपको ए लेना पड़ेगा, दिस ए। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं आपको चिन्हित कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। ये इस तरह का एक ट्रायंगल की बात हो रही है बच्चों, ये ट्रायंगल, और इस लाइन को आगे बढ़ाओ। तो ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाइस कोण है। तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। इसको रिजल्ट 1 में छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल आपको लेना, कुछ नहीं सोचना है, इमेज लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है, ऑब्वियसली तो तीसरा पॉइंट ए ही आता है। इमेज लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है, तीसरा पॉइंट हमारा इमेज ही आता है, और कोई ऑप्शन नहीं आता है। यानी इस तरह का एक ट्रायंगल बनने की बात हो रही है यहाँ पे, इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ए। अब देखेंगे ये लाइन तो सीधा निकला है, बट वो आके यहाँ नहीं मिला है, ये आके मिलता तब ये एक्सटेंड एंगल होता। तो हम लोग इसको इधर की तरफ देखते हैं, इसको पीछे इनहांस करा है, तो ये एंगल आपको आर है। तो ये इस ट्रायंगल में आप देखोगे बच्चों कि आर बराबर जो है, ये आर जो है ये आपको बाइस कोण एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आर है ये आर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, रिजल्ट 2। अब यहां हम लोग यूज करते हैं स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ में क्या है बच्चों, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर
और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। देखो रे इधर से आ रहा, दिस इज फर्स्ट मीडियम, और एयर की तरफ जा रहा है, ये सेकेंड मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है μ1। ये हो गया μ1 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम यानी μ2। और चूंकि ये एंगल बहुत छोटा होता है इसलिए इसको हम लोग I अपॉन R कह देंगे। ये μ1 अपॉन μ2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I इंटू μ2 हो जाएगा और ये हो जाएगा R इंटू μ1। अब ये I और R का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 and 2 से, तो ये I का वैल्यू हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस गामा, और ये हो जाता है μ2, और इधर R का वैल्यू हो जाएगा बीटा प्लस गामा, और ये μ1। अब ये एंगल बहुत छोटा है इसलिए हम 10 अप्लाई कर सकते हैं, 10 अल्फा प्लस 10 गामा μ2, और इधर की तरफ 10 बीटा प्लस 10 गामा μ1। अब यहाँ पे 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू हमें सेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम लोग इसको सेट करते हैं, कोशिश करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं किसके लिए? अल्फा के लिए बच्चों, अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये बन जाएगा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो 10 अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AM और बेस हो गया OM। तो 10 अल्फा के लिए वैल्यू आ गया AM अपॉन OM। 10 गामा के लिए ये 10 गामा, ये एंगल यहां से ये ट्रायंगल बनता है, तो 10 गामा हो जाएगा, यहां से 10 गामा बनेगा, तो 10 गामा इसके लिए परपेंडिकुलर AM अपॉन CM। तो ये हो गया AM अपॉन CM μ2। 10 बीटा के लिए ये ट्रायंगल हमने लिया 10 बीटा के लिए, ये ट्रायंगल लेते हैं तो इसका 10 अगर लेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, यानी AM अपॉन IM, AM अपॉन IM प्लस 10 गामा हम लोग ले चुके हैं AM अपॉन CM, AM अपॉन CM, और ये हो गया μ1। इसमें एक चीज आप देख सकते हो, इनमें AM दोनों साइड में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर इसको हम कैंसिल कर दें बच्चों, तो ये वैल्यू हमारा AM को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ शुद्ध क्या आ गया 1 अपॉन OM प्लस 1 अपॉन CM, और बाहर में आ गया μ2, इधर 1 अपॉन IM और प्लस 1 अपॉन CM, और इधर हो गया μ1। देखो डिस्टेंसेस जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस में मेजर करते हैं वो हम लोग पोल से लेते हैं, इसलिए ये जो M है ना, ये M पोल के बहुत वेसिनिटी में होता है, बहुत करीब होता है, तो इसको हम लोग M को इक्विवेलेंट टू P मान के चलते हैं। तो अब जहां पे M है वहां पे हम P सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 अपॉन OM बोले तो OP, 1 अपॉन CM बोले तो CP, 1 अपॉन IM यानी IP, 1 अपॉन CM यानी CP। अब ये O ऑब्जेक्ट है और P पोल है, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और चूंकि इंसिडेंट साइड में है तो नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन U, और CP यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, तो यहां से पोल से वो इस साइड में रिफ्रैक्टिंग साइड में, बैक साइड में, ये डिस्टेंस पॉजिटिव यानी R यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। 1 अपॉन IP, I बोले तो इमेज पोल और P बोले तो पोल, इमेज से पोल की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस यानी V,
चूंकि ये भी रिफ्रैक्टिंग साइड में है, नेगेटिव साइड में, तो माइनस v, और यहाँ पे r, दिस इज μ1। अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर लो, μ2 अपॉन u, नेगेटिव साइड को यहाँ कर देते हैं साइन को, और प्लस μ2 अपॉन r, यहाँ माइनस को यहाँ रख दिया, μ1 अपॉन v, और ये प्लस μ1 अपॉन r। अब हमें u v को एक तरफ करना है और r को एक तरफ करना है। ये जो वैल्यू है इसको उठा के इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस इस पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन v, और पहले से यहाँ पे माइनस μ2 अपॉन u दिया हुआ है। ओके, ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ μ1 अपॉन r है, और इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो माइनस μ2 अपॉन r हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं r, यहाँ पे एलसीएम आ गया, और ये हो गया μ1 माइनस μ2। ये आपको डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, और ये वैल्यू इतना हो गया। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से अगर आप देखें जितने भी केसेस हमने यहाँ आपको दिखाया, तो यहाँ पे दो ही तरह का वैल्यू होता है। एक, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयर मीडियम में। तो जब ये रेयर मीडियम में होता है, तो हमारा जो डेरिवेशन है बच्चों, वो आता है दोनों के लिए, चाहे वो आप कनकेव के लिए लो या फिर कन्वेक्स के लिए लो, दोनों के लिए आता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और अगर ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है, किसमें है, डेंसर में है, डेंसर मीडियम में अगर है, तो इसके लिए बस u v और r ये एज इट इज रहेगा, μ1 और μ2 को इंटरचेंज कर देना, यानी यहाँ हो जाएगा आपको μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, और यहाँ हो जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें आपको कोई भी आपको पूछा जा सकता है, कभी कभी नाम नहीं देगा, आपको सीधे बोल देगा इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करो, तो आप इसमें से किसी भी केस को लेके चलोगे। आपको देख लेना है कि μ1 अपॉन दिस है, यानी μ1 पहले है μ2 बाद में है, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में होगा, और दो ही केस तो है, एक रेयर में और एक डेंसर में। इस हिसाब से आप कोई भी फिगर यानी कन्वेक्स और कनकेव दोनों को लेके में से किसी को लेके आप आराम से कर सकते हो। आपने जो देखा इसको शुरू से कंसेप्ट को जैसे मैंने बताया, आपको बिल्कुल हूबहू वैसे आपको करना है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मेरे साथ साथ आप जगह जगह उसको पॉज करके अगर आपने इसको सेल्फ नोट बना लिया है, तो आई थिंक कि आप किसी और सोर्स से जो आपको नोट मिलेगा उससे बेहतर आपका खुद का बनाया हुआ नोट होगा और आपके कॉन्फिडेंट के साथ होगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें, जब जब मैं क्लास में रहूं, मेरा वीडियोस आए, आप उसको आप शुरू से आखिर तक जरूर देखें। बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट का होगा जो मैं बीच में आपको बताता रहूंगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ आप बने रहते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए, कोशिश कीजिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को प्रोत्साहन कीजिए। इससे हमें एनर्जी मिलता है। आपका जितना शेयर, जितना कमेंट, जितना आप इसको हमें एनर्जी देने के लिए अच्छी अच्छी कमेंट आप सेंड करते हो, तो इससे हमें एनर्जी मिलता है, और ये एनर्जी ही आपके लिए अच्छा से अच्छा काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो तब तक के लिए उस्मानी सर को दीजिए आज्ञा अगले वीडियो के लिए।